एक रहस्यमय स्टंटमैन अपनी बहुत ही मजबूत और डरावनी कार में लड़कियों को बैठाकर उन्हें मारने की योजना बनाता है। यह कार इतनी मजबूत होती है कि उस पर कोई चोट असर नहीं करती, यानी यह डेथ प्रूफ होती है। चलो अब शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत शुक्रवार से होती है, जब शनाना नाम की एक लड़की अपने दोस्तों के साथ वीकेंड बिताने के लिए लेक हाउस जाने की तैयारी कर रही होती है। रास्ते में वे सब एक दुकान पर रुकती हैं ताकि कुछ खाने पीने की चीजें खरीद सकें। जब उसकी फ्रेंड्स दुकान के अंदर जाती हैं, तब अर्लीन नाम की लड़की बाहर ही रुकती है। तभी उसे लगता है कि कोई अजनबी आदमी उसे घूर रहा है और उसका पीछा कर रहा है। यह वही रहस्यमय स्टंटमैन होता है। वह अपनी कार की रफ्तार तेज कर देता है और नजर रखता है कि कब लड़कियां दुकान से निकलें। इसके बाद ये सभी लड़कियां एक कैफे में जाकर बैठती हैं, जहां बातचीत करते हुए उनकी मुलाकात मार्सी नाम की लड़की से होती है। बातचीत के दौरान एरिन को पता चलता है कि उसकी दोस्त जूलिया उसके लिए कोई बॉयफ्रेंड ढूंढने की कोशिश कर रही है। दरअसल जूलिया ने उसी सुबह रेडियो पर सबको बताया था कि उसकी दोस्त ऑस्टिन शहर आई है। जूलिया हर सोमवार से शुक्रवार तक एक लोकल रेडियो स्टेशन पर शो करती है और वह शहर में काफी मशहूर है। फिर शाम को जब वे थोड़ी और शराब पीती हैं, तो वह एरेन को फोन करती है और कहती है कि बार में मिलो, क्योंकि उन्होंने तय किया था कि वे रात साथ बिताएंगे। फिर वह क्रिस को एक मैसेज भेजती है और लिखती है कि वह उसे याद कर रही है। तभी कुछ ही मिनटों में क्रिस जवाब देता है कि वह भी उसे बहुत याद कर रहा है और फिर से मिलने के लिए बेताब है। इस बीच शनाना डव नाम के लड़के से बात कर रही होती है। तभी बार का मालिक वॉरेन सभी लड़कियों के लिए एक एक ड्रिंक भेजता है। ड्रिंक लेने के बाद अर्लीन को ताजी हवा की जरूरत महसूस होती है, इसलिए वह फिर से बार से बाहर चली जाती है, जबकि उसकी दोस्तें अंदर बैठकर शराब पीती रहती हैं। बाहर तेज तूफान चल रहा होता है। जब अर्लीन पार्किंग की ओर देखती है, तो उसे वही डरावनी कार दिखाई देती है जो कुछ घंटों पहले उनके पीछे पीछे सुविधा स्टोर तक आई थी। तभी नेट नाम का एक आदमी वहां आता है और अर्लीन के पास जाता है। अर्लीन उसे देखकर पहले घबरा जाती है, लेकिन फिर थोड़ी राहत महसूस करती है, जिससे घबराया हुआ देख नेट माफी मांगता है कि उसने पहले डराया और फिर उसे अपनी कार में कुछ देर बैठने का न्योता देता है। वह कहता है कि वह नहीं चाहता कि अर्लीन बारिश में भीग जाए, जिसे सुन अर्लीन उसे कहती है कि उसके दोस्तों को पता नहीं चलना चाहिए कि वह बाहर है, इसीलिए वह सिर्फ 10 मिनट के लिए उसकी कार में बैठने को तैयार हो जाती है और कहती है कि इसके बाद वह वापस बार में आ जाएगी। उधर ड्यू और ओमर बार के काउंटर पर बैठकर एक प्लान बना रहे होते हैं कि कैसे लड़कियों को समझाया जाए कि वे उनके साथ वीकेंड बिताने के लिए लेक हाउस चले। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि वह केबिन शैन के पिता का है और उन्होंने साफ मना किया है कि वहां कोई लड़का रात नहीं रुक सकता। इसी बीच एक लड़की माइक को देखती है, जो नाचोस खा रहा होता है और उसके चेहरे के निशान को देखकर हंसने लगती है, लेकिन माइक उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। तभी पाम नाम की लड़की माइक से बात करना शुरू करती है और उसे पता चलता है कि माइक एक स्टंटमैन है, यानी फिल्मों में खतरनाक स्टंट करने वाला इंसान। तभी लाना और उसके दोस्त आते हैं और जूलिया के पास वाली टेबल पर बैठ जाते हैं। जब पाम से पूछा जाता है कि वह इन लड़कियों के साथ क्यों नहीं आई, तो वह बताती है कि उसकी और जूलिया की पुरानी दुश्मनी है, जो तब से है जब वे दोनों टीनेजर थीं। वे एक ही हाई स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन कभी अच्छे दोस्त नहीं बन पाए। तभी रात के आखिरी समय में जब जूलिया और उसकी दोस्त बार के बाहर पार्टी कर रही होती हैं, तभी माइक उनके पास आता है और जूलिया से पूछता है कि वह क्या काम करती है, क्योंकि उसका चेहरा शहर भर में जाना पहचाना लगता है। इस पर जूलिया बताती है कि वह एक लोकल रेडियो स्टेशन पर डीजे है और आगे चलकर वह अपना खुद का म्यूजिक रिकॉर्ड लेबल खोलने की सोच रही है। फिर माइक उसे अपना नाम बताता है और उसके काम की तारीफ करता है, फिर बार के अंदर चला जाता है। इसी दौरान पाम माइक से पूछती है कि वह स्टंटमैन के तौर पर किन फिल्मों में काम कर चुका है। तभी जाने से पहले माइक उसे कई फिल्मों के नाम गिनाकर बताता है जिनमें उसने स्टंट किए हैं। इसके बाद माइक लड़कियों के लिए ड्रिंक लाने का फैसला करता है, जबकि उसने खुद पूरी रात एक भी बूंद शराब नहीं पी है। इसी समय अर्लीन माइक को पहचान लेती है और कहती है कि यह वही उस अजीब कार का मालिक है जो उस दोपहर उनकी गाड़ी का पीछा कर रही थी। तभी माइक कहता है कि उसने किसी का पीछा नहीं किया। फिर वह अर्लीन को एक डांस करने की चुनौती देता, क्योंकि वह पहले से ही काफी शराब पी चुकी होती है, जिसे सुन अर्लीन यह चुनौती स्वीकार कर लेती है और माइक के लिए एक खास डांस परफॉर्मेंस करती है। इसके बाद लड़कियां वहां से जाने का फैसला करती हैं। तभी माइक पाम को लिफ्ट देने की पेशकश करता है, यानी उसे घर छोड़ने की बात करता है। जब जूलिया देखती है कि पाम माइक के साथ जा रही है, तो वह उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि शायद वह उस बूढ़े आदमी के साथ रात बिताने जा रही है। लेकिन पाम साफ कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि माइक उसकी उम्र के नहीं बल्कि उसके पिता के बराबर का है। यह कहकर वह कार की तरफ दौड़ती है और कार के बोनट पर बनी खोपड़ी की तस्वीर देखकर चौंक जाती है। तभी माइक बताता है कि उसकी यह कार दुनिया की सबसे सुरक्षित कार है, क्योंकि इसे खास तौर पर ऐसे बनाया गया है कि इसमें कोई भी दुर्घटना से घायल न हो। वह बताता है कि उसकी खासियत स्टंट रेसिंग है, यानी वो फिल्मों में खतरनाक कार स्टंट करता है। कई बार फिल्मों में उसकी कार को बहुत भयानक एक्सीडेंट का हिस्सा दिखाया जाता है, ऐसा एक्सीडेंट जिसमें आम इंसान का जिंदा बचना नामुमकिन होता। लेकिन माइक कहता है कि उसकी कार में खास तरह की मजबूती और सुरक्षा की चीजें लगाई गई
गई हैं, जिससे वह किसी भी टक्कर को झेल सकती है। वह दावा करता है कि वह इस कार को 120 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दीवार से टकरा सकता है और फिर भी बिना किसी चोट के जिंदा बाहर निकल सकता है। इसके बाद माइक कार का दरवाजा खोलता है। माइक की कार में कोई भी यात्री सीट नहीं होती, क्योंकि यह पूरी तरह से फिल्मों के लिए खास तरह से बनाई गई होती है। फिर भी पाम लिफ्ट लेने के लिए तैयार हो जाती है और एक अस्थायी बेंच पर बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही माइक कार स्टार्ट करता है, पाम को एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह माइक से कहती है कि कार रोक दे, लेकिन माइक कार को तेज चलाना शुरू करता है और चारों तरफ झटके देने लगता है। इससे पाम का सिर उस कांच की दीवार से टकरा जाता है जो ड्राइवर और पैसेंजर के बीच लगी होती है। डरी हुई पाम माइक से गुजारिश करती है कि वह कार रोक दे और उसे बाहर निकलने दे, लेकिन माइक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वह कहता है कि यह कार पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन सिर्फ उसके लिए, क्योंकि वह ड्राइवर की सीट पर बैठा है। इसका मतलब यह था कि पैसेंजर के लिए कोई सुरक्षा नहीं है और असली खतरे में तो पाम है। यह कहते ही माइक अचानक ब्रेक जोर से दबाता है, जिससे पाम का सिर डैशबोर्ड से टकरा जाता है और वह वहीं मर जाती है। इसके बाद माइक जूलिया और उसकी दोस्तों की कुछ तस्वीरें लेता है और उन्हें सड़क पर फेंक देता है, क्योंकि अब वह उनसे भी छुटकारा पाने की योजना बना रहा होता है। तभी दूसरी तरफ जूलिया और उसकी दोस्तें एरन की कार में बैठी होती हैं और झील वाले घर की ओर जा रही होती हैं। वे सब मस्ती में गाने सुन रही होती हैं। तभी अचानक माइक बहुत तेज स्पीड से अपनी कार चलाते हुए आता है और उन्हें ओवरटेक कर जाता है। आगे जाकर माइक अपनी कार को सड़क पर रोक देता है और फिर उल्टी दिशा से तेजी से टक्कर मारने के लिए लौटता है। भयानक टक्कर में एरन का शरीर और जूलिया का पैर कार से बाहर फेंक दिए जाते हैं और अर्लीन का चेहरा बुरी तरह कुचल जाता है। उनकी गाड़ी सड़क के किनारे उड़ती हुई गिरती है और पूरी तरह नष्ट हो जाती है। लेकिन अगली सुबह माइक बिल्कुल जिंदा बच जाता है। वह अस्पताल में होश में आता है और डॉक्टर बताते हैं कि उसे बस कुछ हल्की चोटें आई हैं। जब पुलिस अधिकारी को यह सब पता चलता है तो वह अंदाजा लगाता है कि यह कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि माइक ने यह जानबूझकर किया था। यानी वह लड़कियों को मारना चाहता था और एक्सीडेंट को बहाना बनाया। लेकिन समस्या ये है कि इसे साबित करने का कोई ठोस तरीका नहीं है, क्योंकि जूलिया और उसकी सहेलियां उस वक्त शराब के नशे में थीं। इसलिए माइक का बचाव करने वाले लोग यह कह सकते हैं कि दुर्घटना उनकी गलती थी और माइक तो पूरी रात शराब पिए बिना रहा। हालांकि पाम का शव माइक की कार के अंदर पाया गया था। फिर भी यह साबित करना मुश्किल था कि उसके साथ क्या हुआ, इसलिए माइक फिर से एक अपराध करने के बाद भी बच निकलता है। इस मामले को देखकर शेरिफ सोच में पड़ जाता है कि क्या उसे जांच शुरू करनी चाहिए और अपने शक को सच साबित करने के लिए सबूत जुटाने चाहिए, या फिर यह फैसला झूरी पर छोड़ देना चाहिए। काफी सोचने के बाद शेरिफ इस नतीजे पर पहुंचता है कि अब वह इतना जवान और ताकतवर नहीं रहा कि अपराधियों का पीछा कर सके। इसलिए वह फैसला करता है कि अब यह काम दूसरे अधिकारियों पर छोड़ देता है और खुद टीवी देखकर अपना समय बिताने लगता है। फिर 14 महीने बाद माइक अपनी नई और पहले से भी ज्यादा मजबूत रेसिंग कार के साथ टेनेसी शहर पहुंचता है और वहां वह अपने अगले शिकार ढूंढने लगता है। जब वह अपनी कार पार्क कर रहा होता है तो देखता है कि बगल की कार में 3 लड़कियां बैठी बातें कर रही हैं। वे अपने व्यस्त वीकेंड की बात कर रही होती हैं और कहती हैं कि उन्हें जो को लेने एयरपोर्ट जाना है, जो न्यूजीलैंड से आ रही होती है। एयरपोर्ट जाने से पहले वे कॉफी लेने के लिए एक स्टोर पर रुकने का फैसला करती हैं। जब किम नाम की लड़की दुकान में जाकर कॉफी बना रही होती है, तभी माइक अपनी कार से उतरता है और बगल में खड़ी लड़कियों की कार की तरफ बढ़ता है ताकि उनसे बात कर सके। कार के पास पहुंचकर वह बाहर निकले, पैरों को देखता है और उन्हें छूने की कोशिश करता है। तभी वह लड़की जाग जाती है और माइक जल्दी से कार में बैठकर वहां से भाग जाता है। अब जब एबी पूरी तरह जाग चुकी होती है तो वह थोड़ा आराम करने के लिए कार से बाहर आती है और अपने काउबॉय स्टाइल के जूते पहनती है। उसी समय वह देखती है कि माइक की कार फिर से स्टोर के सामने से गुजर रही है, जिसे देख एबी को यह सब थोड़ा अजीब और संदिग्ध लगता है। वह पीछे मुड़कर देखती है और देखती है कि उसकी दोस्त ली सॉफ्ट ड्रिंक खरीद रही है। एबी उससे पूछती है कि क्या उसने देखा कि अभी क्या हुआ, लेकिन ली का ध्यान उस कार की तरफ ही लगा होता है जो अभी अभी वहां से निकली थी, इसलिए वह एबी की बात पर ध्यान नहीं देती। फिर एबी दुकान के अंदर जाती है एक मैगजीन खरीदने जिसमें ली की फोटो पिछले महीने छपी थी। वह कहती है कि उसकी दोस्त उस फोटो में बहुत सुंदर लग रही है। उसी दोपहर जब लड़कियां जो को एयरपोर्ट से लेने जाती हैं तो माइक छुपकर उनकी तस्वीरें लेना शुरू कर देता है और उसमें भी वह एबी पर सबसे ज्यादा ध्यान देता है, जैसे वो उसकी तस्वीरों का मुख्य निशाना हो। जो को लेने के बाद लड़कियां शहर वापस लौटती हैं। रास्ते में वे एक फिल्म की शूटिंग के बारे में बात करती हैं जिसमें वे सब काम कर रही होती हैं। हालांकि अभी के लिए तीनों लड़कियां कुछ दिनों की छुट्टी पर हैं और वे इस बात की खुशी मना रही हैं कि अब वे जो को शहर घुमा सकती हैं और उसे सब कुछ दिखा सकती हैं। बातचीत के दौरान लड़कियां फिल्म सेट पर अपने रोमांटिक अनुभवों के बारे में बात करती हैं। ली बताती है कि वह फिल्म के एक अभिनेता के साथ सो चुकी है, जबकि उसकी बाकी दोस्तें उस समय अकेली थीं। तभी किम बताती है कि वह पिछले 3 महीनों से एक लड़के को डेट कर रही थी। फिर एबी कहती है कि उसका फिल्म के डायरेक्टर के साथ रिश्ता था, लेकिन 2 हफ्ते पहले स्टंट टीम की एक और लड़की ने उसकी जगह ले ली। जब जो वापस आती है तो लड़कियां उसे पिछले कुछ महीनों में अपने रोमांटिक रिश्तों के बारे में बताती हैं। फिर वे उसे एक
एक डिनर पर लेकर जाती हैं और ली उसे उस फिल्म के बारे में बताती है जिसमें उन्होंने तीनों ने साथ काम किया था। उस फिल्म की शूटिंग फिलीपींस में हुई थी और जो उस फिल्म में एक स्टंट वुमन थी वो एक हादसे का कारण बनते बनते बची। वो हादसा ऐसा था कि उसमें एबी की जान जा सकती थी, लेकिन किस्मत से एबी को आखिरी समय पर समझ आ गया था कि जो कहाँ है, बस उसी पल जो एक 6 फीट गहरी खाई में गिरने से बाल बाल बची। फिर जब जो से पूछा गया कि वो वापस आने के बाद सड़क पर पहले दिन क्या करना चाहती है, तो जो ने अपना सबसे बड़ा सपना बताया, जो बताती है कि उसका सबसे बड़ा सपना एक डॉज चैलेंजर कार चलाना है और सबको पीछे छोड़ देना, यानी तेज ड्राइव करना। इसलिए जब उसे पता चला कि वह अमेरिका जा रही है तो उसने अखबार में खोजबीन की और देखा कि उसी शहर में एक लड़का एक सफेद डॉज चैलेंजर बेच रहा है जिसमें 440 इंजन लगा है, जो कि योजना है कि वह ऐसा दिखाएगी जैसे वह कार खरीदना चाहती है, लेकिन असल में वह उसे टेस्ट ड्राइव के बहाने एक दोपहर के लिए उधार लेना चाहती है। फिर दोपहर के खाने के बाद चारों लड़कियां अखबार में दिए पते पर जाती हैं और जैस्पर से मिलती हैं, वही लड़का जो डॉज चैलेंजर बेच रहा होता है। कार को देखने और जांचने के बाद वे सभी स्टंट वुमन लड़कियां उस कार से बहुत प्रभावित हो जाती हैं और जो किम को एक प्राइवेट बात के लिए अलग ले जाती है, जो कहती है कि अगर जैस्पर उसे कार टेस्ट ड्राइव के लिए उधार दे देता है तो वह एक बहुत ही खतरनाक स्टंट करने की सोच रही है, जिसे मस्तूल स्टंट कहा जाता है। इस स्टंट में कोई इंसान तेज रफ्तार से चलती कार के बोनट पर लेटता है या चढ़ता है। यह सुनकर किम तुरंत मना कर देती है, लेकिन जो उसे समझाती है कि उन्हें शायद ऐसा मौका फिर कभी न मिले। आखिरकार किम मना करने के बावजूद मान जाती है और जो के साथ यह खतरनाक मजा करने का फैसला करती है। वे ली और एबी से कहती हैं कि जब तक वे लौटें तब तक वे दोनों खेत में रुकें ताकि जैस्पर को भरोसा रहे कि उसकी कार वापस मिल जाएगी। यह सुनकर एबी गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसे इस साहसिक काम से बाहर रखा जा रहा है। वह कहती है कि वह जैस्पर को खुद मना लेगी कि वह उसे बिना किसी गारंटी के भी कार दे दे। इसके बाद एबी उस होटल का नाम बताती है जहां वह और उसकी दोस्तें ठहरी हुई हैं। फिर वह कहती है कि जब लड़कियां डॉज चैलेंजर में घूमने जाएंगी तब जैस्पर को एक मशहूर एक्ट्रेस ली से मिलने का मौका मिलेगा। जब जैस्पर को पता चलता है कि वह अगले कुछ घंटे ली के साथ बिताएगा जब तक कि बाकी लड़कियां उसे वापस लेने नहीं आ जाती, तो वह खुश होकर मान जाता है। इसके बाद लड़कियां कार ले लेती हैं और उसे लेकर सड़क पर निकल पड़ती हैं। जब वे एक जगह पहुंचती हैं तो जो और किम कार से उतरती हैं और पहले दौड़ के नियम तय करती हैं। फिर वे स्टंट शुरू करने से पहले अपनी जैकेट पहनती हैं। इसके बाद जो अपनी सेफ्टी बेल्ट निकालती है और एबी की बेल्ट उधार लेकर उसे कार की खिड़कियों पर बांध देती है ताकि स्टंट करते समय वह खुद को पकड़ सके। जब सारी तैयारी हो जाती है तो किम कार स्टार्ट करती है और उसे तेज चलाना शुरू कर देती है, जिसे तेज चलता देख जो खिड़की से बाहर निकलती है और बेल्ट को पकड़ते हुए कार की छत पर चढ़ जाती है ताकि वह नीचे न गिरे। फिर थोड़ी देर बाद वह फिसलते हुए सामने के शीशे से नीचे कार के बोनट पर लेट जाती है। उसी समय किम एबी से कहती है कि वह पिछली सीट से आकर उसके पास बैठे और एबी हैरान रह जाती है कि उसकी दोस्त कितना खतरनाक काम कर रही है। लेकिन इन तीनों लड़कियों को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि पूरे रास्ते में माइक उन्हें छुप कर देख रहा होता है। वह दूरबीन से हर एक हरकत पर नजर रखता है क्योंकि वह उन्हें अपना अगला शिकार बनाना चाहता है। जैसे ही डॉज चैलेंजर एक सुनसान सड़क के हिस्से पर पहुंचती है तभी माइक अपनी कार में बैठ जाता है और उनका पीछा करना शुरू कर देता है। अचानक वह बहुत तेज स्पीड से आकर उनकी कार के पीछे टक्कर मारता है, उसी समय जो लगभग कार के हुड से नीचे गिर जाती है। लेकिन किस्मत से वह खुद को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। हालांकि माइक रुकता नहीं है, वह फिर से टक्कर मारने के लिए अपनी कार की स्पीड थोड़ा कम करता है ताकि वह दोबारा हमला कर सके। इसी बीच जो अपनी सेफ्टी बेल्ट खोल देती है लेकिन फिर भी हुड को मजबूती से पकड़ लेती है। तभी माइक अपनी कार लेकर उनकी कार के बहुत पास आ जाता है और जो को गिराने की कोशिश करता है। उसका इरादा होता है कि वह लड़कियों की कार को सड़क के किनारे धक्का दे दे, लेकिन किम कार को होशियारी से मोड़ देती है और माइक की कोशिश नाकाम हो जाती है। वह जो से चिल्लाकर कहती है कि और मजबूती से पकड़ो। इसी बीच एबी समझने की कोशिश करती है कि माइक हमला क्यों कर रहा है और वह माइक से गुजारिश करती है कि वह उन्हें अकेला छोड़ दे, लेकिन माइक उसे पूरी तरह अनदेखा कर देता है क्योंकि वह इस पूरी डरावनी घटना को एक मजाक समझ रहा होता है। लेकिन जैसे ही वह लड़कियों की कार को सड़क से बाहर धकेलने ही वाला होता है तभी अचानक एक ट्रक सामने आ जाता है जिससे उसे जल्दी मोड़ना पड़ता है ताकि ट्रक से टक्कर न हो। ट्रक का ड्राइवर अपनी गाड़ी पर काबू नहीं रख पाता और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इस दृश्य को देखकर माइक भी थोड़ा गड़बड़ा जाता है, लेकिन जल्दी ही स्थिति संभाल लेता है और फिर से डॉज चैलेंजर को टक्कर मारने के लिए स्पीड बढ़ा देता है। इस बार उसका मकसद होता है कि वह जो को कार के हुड से गिरा दे, लेकिन जो बहुत मजबूत पकड़ बनाए रखती है। और इस बीच माइक एक तेज मोड़ लेते समय अपनी कार से नियंत्रण खो बैठता है। लगातार 2 खतरनाक हादसों के बाद माइक सोचता है कि अब उसका पीछा करना बंद कर देना चाहिए। वह अपनी कार रोकता है और लड़कियों को मजेदार खेल के लिए धन्यवाद कहने के इरादे से कार से बाहर निकलता है, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं होता कि किम के पास बंदूक है और वह बिल्कुल भी नहीं हिचकती। वह सीधा गोली
गोली चला देती है, जिसे देख माइक घबरा जाता है और जल्दी से अपनी कार की तरफ भागता है। वह अचानक ब्रेक लगाकर और तेजी से मोड़ लेकर किसी तरह भागने में कामयाब हो जाता है। इस बीच जो झाड़ियों में गिर जाती है और किम और एबी को लगता है कि शायद वह मारी गई है। वे बहुत दुखी होकर रोने लगती हैं, लेकिन तभी जो खड़ी हो जाती है और कहती हैं, मैं ठीक हूँ। उसे देखकर दोनों दोस्त राहत की सांस लेते हैं और खुशी से चिल्लाने लगते हैं। फिर जो उनसे पूछती है क्यों ना अब माइक से बदला लें, जिस पर किम और एबी जो अब गुस्से और नफरत से भरी हुई होती है, वह माइक का पीछा करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी जो सड़क के किनारे पड़ा एक लोहे का पाइप उठा लेती है और तीनों लड़कियां मिलकर माइक को सबक सिखाने के लिए निकल पड़ती हैं। कुछ मील गाड़ी चलाने के बाद माइक एक गंदी सुनसान सड़क के बीच में अपनी कार रोक देता है। वह अपने हाथ पर लगे जख्म को दबाकर दर्द कम करने की कोशिश करता है। फिर वह कार के डैशबोर्ड से शराब की बोतल निकालता है और पीने लगता है, लेकिन दर्द धीरे धीरे और बढ़ता जाता है। जब वह शांत होने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसे डॉज चैलेंजर आती हुई दिखाई देती है और फिर उसकी कार को टक्कर लगती है, जो दौड़कर माइक के पास जाती है और उसे लोहे की पाइप से मारना शुरू कर देती है। लेकिन माइक जल्दी से कार स्टार्ट करता है और स्पीड बढ़ाता है और फिर से भागने में कामयाब हो जाता है, इसलिए जो दोबारा अपनी कार की ओर दौड़ती है और किम भी उसके पीछे दौड़ती है। अब तीनों लड़कियां पूरी ताकत से पीछा करती हैं और अंत में अपना पूरा बदला लेती हैं। वे माइक को उसी के किए की सजा देती हैं। उन्होंने उस रात जो कुछ झेला था उसका हिसाब बराबर कर देती हैं, लेकिन किम को अब भी तसल्ली नहीं मिलती और वह पीछा जारी रखने का फैसला करती है। उसी समय उसकी दोस्तें महसूस करती हैं कि अब बहुत हो गया है और वे किम से कार रोकने के लिए कहती हैं, लेकिन किम अब रुकने को तैयार नहीं होती। वह तय कर चुकी होती है कि उसे माइक को सबक सिखाकर ही रुकना है। किम माइक का पीछा करती रहती है जब तक कि दोनों कारें एक बड़े हाईवे पर नहीं पहुंच जाती। वहां दोनों गाड़ियां एक गंभीर दुर्घटना का कारण बनती हैं और एक मोटरसाइकिल सवार, जिसका इस झगड़े से कोई लेना देना नहीं था, वह घायल हो जाता है। अब जब यह हादसा हो चुका होता है तो माइक को धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि अगर वह तेज गाड़ी चलाए तो शायद वह बच सकता है। इसलिए वह तेज स्पीड में गाड़ी चलाता है और रास्ते में आने वाली सभी गाड़ियों को चकमा देता जाता है। लेकिन उसके सबसे खतरनाक स्टंट भी किम को नहीं रोक पाते, क्योंकि अब किम और उसकी सहेलियां रुकने के मूड में नहीं है। माइक को अब समझ में आता है कि यह सब कोई मजाक नहीं है और वह इतनी आसानी से इन तीनों से पीछा नहीं छुड़ा सकता। वह माफी मांगने की कोशिश करता है और कहता है कि उसका किसी को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन किम, जो और एबी को अच्छी तरह पता होता है कि वह झूठ बोल रहा है, इसलिए वे माइक को डराते रहते हैं और उसे चारों तरफ से घेरने की कोशिश करते हैं। किम माइक की कार को जोर से टक्कर मारती है, जिससे माइक की कार सड़क किनारे एक साइन बोर्ड से टकरा जाती है। फिर भी माइक हार नहीं मानता और भागता रहता है। जब वह देखता है कि डॉज चैलेंजर फिर से आ रही है तो वह टक्कर से बचने के लिए अचानक ब्रेक लगाता है। तभी किम स्टीयरिंग को तेजी से बाईं ओर मोड़ती है, जिससे कार थोड़ी दूर जाकर सड़क से नीचे उतर जाती है। माइक सोचता है कि अब वह बच गया है और खुश होकर अपनी जीत का जश्न मनाने लगता है। वह हंस रहा होता है और सोचता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी अचानक पीछे से उसकी कार को जोरदार टक्कर लगती है और उसकी कार उलट जाती है। अब माइक मलबे में फंसा होता है और डर के मारे मदद के लिए चिल्लाता है। तभी तीनों लड़कियां उसके पास आती हैं, उसे बाहर खींचती हैं और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देती हैं। वे लगातार उसे मारती हैं और आखिर में जो उसके सिर पर जोरदार लात मारती है, जिससे माइक बेहोश हो जाता है। इस तरह लड़कियां अपना बदला पूरा करती हैं। तो आपको यह फिल्म कैसी लगी, नीचे कमेंट में जरूर बताइए।